हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वालिटी चैप्टर, जो कि क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 1 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि समानता किस प्रकार से हर एक नागरिक को मिला है और कॉन्स्टिट्यूशन इसे एक अधिकार के रूप में हमें प्रदान किया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं समानता को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर शुरू होता है कुछ पिक्चर्स के ज़रिए। तो आप देख सकते हैं पहला पिक्चर, दूसरा पिक्चर और तीसरा पिक्चर। इन तीन पिक्चर में आप देखेंगे कि दीवार फिल्म से लिया गया यह पिक्चर है, जिसमें ये लड़का बूट पॉलिश करने का काम करता है, शू पॉलिश करने का काम करता है और इसके पास दो बिजनेसमैन आते हैं और शू पॉलिश करवाते हैं। लेकिन ये पैसे फेंक करके देते हैं, जिसके बाद यह लड़का रिएक्ट करता है और बोलता है कि इसे पैसे उठा करके दिया जाए, फेंक करके ना दिया जाए। तो ये क्या यहाँ पर डिपिक्ट किया जा रहा है, इस पिक्चर के जरिए क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है, तो आप समझेंगे कि यहाँ पे डिग्निटी की बात हो रही है। मीन्स हर एक इंडिविजुअल का अपना डिग्निटी है, इस लड़के का भी अपना डिग्निटी है और इस अमीर बिजनेसमैन का भी अपना डिग्निटी है। आप किसी को भी कम आंक नहीं सकते हैं, आप किसी भी को कम वैल्यू नहीं कर सकते हैं उसके काम को लेकर के। तो इसी चीज़ को दर्शाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या दिया गया है। तो आप देखेंगे कि हमारा पहला टॉपिक है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय प्रजातंत्र में किस प्रकार से इक्वालिटी है। तो देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारा संविधान जो है, भारतीय संविधान, वह सभी व्यक्ति को एक समान ट्रीट करता है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी ट्राइब का हो, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो या वो अमीर हो गरीब हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एवरी वन इज़ ट्रीटेड एज इक्वल। हर एक को समान महत्व दिया गया है। आगे आगे आप क्या देखेंगे, दिस इज़ नॉट टू से दैट द इनक्वालिटी सीजेज टू एग्जिस्ट। लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किया गया है या हम लोग ऐसा मानते हैं मोरली, इसका ये अर्थ नहीं है कि इनक्वालिटी कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है हमारे यहाँ से। इट डज नॉट, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन एटलीस्ट भारत में जो भी सिद्धांत हैं इक्वालिटी के, उनको माना जाता है, उनको लागू करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आप जब अभी से पहले के पीरियड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस टाइप का कोई प्रोविज़न ही नहीं था, कोई कानून ही नहीं था, ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं था जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को या बुरे बर्ताव को रोकने के लिए कुछ कानून हो, कुछ प्रयास किए गए हों। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी द पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स। लेकिन अब के समय में ऐसा बहुत सारा तौर तरीका है, बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं, जिनके जरिए यह ध्यान रखा जाता है कि क्या लोगों के डिग्निटी का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, उनके आत्मसम्मान का, आत्म स्वाभिमान का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, या उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है या नहीं। इन सारे चीज़ों का ख्याल रखने का प्रयास किया जा रहा है आजकल। आगे आप क्या देखते हैं कि द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स हमारे संविधान में ऐसा बहुत सारा प्रावधान किया गया है जिसके जरिए इक्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। सबसे पहला प्रोविज़न आप क्या देखते हैं कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सभी लोग कानून के नज़रों में इक्वल हैं, समान हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रेसिडेंट क्यों ना हो हमारे देश का, या कोई कांता जो कि डोमेस्टिक वर्कर है, वो दोनों सेम ही कानून का पालन करते हैं और कानून में उनके लिए समान अधिकार की ही व्यवस्था की गई है। तो पहला प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। यहाँ से आपको क्वेश्चन भी बनेगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू ब्रिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी। तो आप लिखेंगे कि फर्स्ट प्रोविज़न ये है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सभी लोग कानून की नज़रों में इक्वल हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या सिंपल वर्कर हो। दूसरा प्रोविज़न क्या है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर दे आर फीमेल और मेल। मतलब किसी भी आदमी के साथ इसलिए पक्षपात नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वो किसी खास जाति से बिलोंग करता है, किसी खास रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, उसका रंग गोरा या काला है। रेस मतलब क्या होता है, नस्ल, या वो किसी खास जाति से है, उसका जन्म किसी खास स्थान पे हुआ है, या उसका जेंडर कुछ और है। इस आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न भी किया गया है। तो ये हमारा सेकंड प्रोविज़न है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। थर्ड प्रोविज़न आप क्या देखते हैं कि एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स। मतलब कोई भी जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर सभी
की एंट्री को अलाउ किया गया है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये भी एक प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फोर्थ प्रावधान आप क्या देखेंगे, फोर्थ प्रोविज़न क्या देखेंगे, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी मतलब क्या होता है, छुआछूत की भावना, कि किसी खास कास्ट से, कम्युनिटी से कोई भी लोग बिलोंग कर रहा है, उसको अगर आप टच करते हैं तो इसे आप खराब मानते हैं। इस टाइप के स्टीरियोटाइप थॉट पर वार करने का प्रयास किया गया है, इसलिए अनटचेबिलिटी को कम्प्लीटली एबोलिश किया गया है, ख़त्म किया गया है। ये फोर्थ प्रोविज़न है, फोर्थ प्रावधान है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, ताकि इक्वालिटी को मेंटेन किया जा सके सोसाइटी में। आगे आप क्या देखेंगे, आगे आप देखेंगे कि ये तो 4 प्रोविज़न हम लोग पढ़ लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है। एक क्वेश्चन भी बनेगा और टॉपिक भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर में, कि ऐसे 2 तरीके बताइए जो गवर्नमेंट यूज करता है इक्वालिटी को ब्रिंग करने में, इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में, कहाँ पे, सोसाइटी में। दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे संविधान में गारंटीड किया गया है। तो पहला चीज़ आप क्या देखते हैं कि थ्रू लॉज, मीन्स सरकारें क्या करती हैं, सरकारें कानून बनाती हैं और कानून बन के जरिए इक्वालिटी लाने का प्रयास करती है। दूसरा चीज़ आप क्या देखेंगे कि थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज, मीन्स ऐसे कम्युनिटी जो पिछड़ गए हैं, डेवलपमेंट में पीछे रह गए हैं, या उनके साथ भेदभाव हुआ है लंबे समय तक, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स, स्कीम्स बनाया जाता है ताकि उनको आगे बढ़ाया जा सके, उनके ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके, उनके डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके। तो ये सारे 2 तरीके हैं जिनके ज़रिए गवर्नमेंट ट्राई करता है इम्प्लीमेंट करने का इक्वालिटी, जैसा कि हमारे संविधान में गारंटीड है। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको आपके सिलेबस में इस चैप्टर में 2 ही तरीके पढ़ना है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं, कानून हैं जो इंडिया में हैं और जो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को, और उनको समान ट्रीट करने का प्रयास किया जाता है इस कानूनों के जरिए। इन कानूनों के अलावा the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries। और इन कानूनों के अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम, भलाई करने के लिए ऐसे स्कीम्स हैं जो सरकारें चलाती हैं, रन करती है, ताकि इनको प्रमोट किया जा सके, इनके ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। आगे आप देखेंगे ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया और प्रोग्राम है बेसिकली। वो प्रोग्राम का नाम क्या है, मिड डे मील स्कीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो ये स्कीम क्या है कि दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ कुकड लंच। इस प्रोग्राम के तहत क्या होता है, इस प्रोग्राम के तहत जितने भी सरकारी एलिमेंट्री स्कूल हैं, याद रखिएगा गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, वहाँ पर बच्चों को कुकड लंच प्रोवाइड करना, कुकड लंच, पका हुआ भोजन प्रोवाइड करना। तमिलनाडु पहला स्टेट है इंडिया का जहां ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 2001 में, सॉरी, तमिलनाडु पहला स्टेट है जहां पर यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और आगे आप क्या देखेंगे कि ये सक्सेसफुल प्रोग्राम था जिसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसको सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को सजेस्ट करता है या ऑर्डर करता है कि आप भी अपने स्टेट में ऐसे प्रोग्राम को विदिन 6 मंथ में चालू कीजिए। विदिन 6 मंथ, 6 महीने के भीतर भीतर आप सब स्टेट अपने राज्य में ये मिड डे मील स्कीम को लागू कीजिए। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि मिड डे मील स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो आप बोलेंगे कि तमिलनाडु है। आगे आप क्या देखते हैं, इस प्रोग्राम में काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट्स है, इस प्रोग्राम के काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट्स है, काफ़ी सकारात्मक प्रभाव है। पहला क्या देखेंगे आपके, दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। इससे पहले क्या होता था, मिड डे मील स्कीम से पहले स्कूलों में बच्चे जाना पसंद नहीं करते थे ज़्यादा, लेकिन जब से मिड डे मील स्कीम को लागू किया गया है तो बच्चों का इनरोलमेंट, दाखिला भी बढ़ा है और साथ साथ उनको क्लास भी वो ज़्यादा अटेंड करने लगे हैं, अटेंडेंस बढ़ गया उनका। दूसरा चीज़ क्या देखने को पॉजिटिव चीज़ मिला है कि टीचर्स रिपोर्टेड दैट, अब टीचर्स ने क्या रिपोर्ट किया, टीचर्स ने क्या बताया है कि पहले चिल्ड्रन वुड ऑफन गो टू होम फॉर लंच, children often go to home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school their attendance has improved। पहले टीचर बताते हैं कि पहले देखा जाता था कि बच्चे जब घर जाते थे लंच के टाइम में तो वो वापस लौट के स्कूल नहीं आते थे, लेकिन अब जब से मिड डे मील लॉन्च हुआ है तब से बच्चे क्या होता है, अटेंडेंस उनका बढ़ा है, बच्चे स्कूल में आने लगे हैं। ये दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिड डे मील स्कीम का देखने को मिला। तीसरा क्या हम लोग देखते हैं कि देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क
मतलब ये जो बच्चे हैं उनकी जो माँ हैं जो काम करती हैं, उनको अपना काम हर्जा करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था? टू फीड देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चे को खिलाने के लिए। जब दोपहर के समय में वो बच्चे घर पे रहते थे तो उनको खिलाने के लिए उनकी माँ को अपना काम छोड़ करके आना पड़ता था। नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो, लेकिन अब उनकी माँओं को ऐसा नहीं करना पड़ता है क्योंकि पका हुआ भोजन ही स्कूल में मिल जाया करता है। इसलिए न बच्चे को अब घर जाने की ज़रूरत पड़ती है और न माँ को काम हर्जा करके घर पे आना पड़ता है। तो ये तीसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। इस प्रोग्राम के कारण चौथा जो इम्पैक्ट आप देखेंगे वो ये है कि दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड reduce caste prejudices because children of all castes in the school eat this meal together and in quite a few places। मतलब कह रहा है कि चौथा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि इसके कारण जो जातिवाद के बारे में जो ख्याल बना हुआ था समाज में, कास्ट प्रेजुडाइसेस, इस पर भी गहरा प्रहार पड़ा है। क्यों? क्योंकि सारे जाति के बच्चे एक साथ बैठ करके अपना लंच करते हैं स्कूल में, तो इससे जातिवाद पर भी हमला हुआ है। आगे आप क्या देखेंगे कि कुछ जगहों पर दलित वीमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। दूसरा क्या है, जातिवाद पे ये और कैसे प्रहार करता है, जातिवाद को ख़त्म करने के लिए अच्छा क्यों है ये? क्योंकि बहुत सारे जगहों पर यह देखा गया है कि बहुत सारे स्कूलों में जो कुक बनाने के लिए, ये जो मील बनाने के लिए जो महिलाओं को हायर किया गया है वो दलित फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी जातिवाद को ख़त्म करने के लिए एक कदम है। आगे आप क्या देखते हैं कि द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टोमाक्स आर एम्प्टी। ये पाँचवा इम्पैक्ट है। पाँचवा इम्पैक्ट ये है कि जो गरीब बच्चे हैं उनका पेट नहीं भर पाता था, जिसके कारण वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब चूँकि भोजन मिल रहा है, वो भरपेट खा सकते हैं, इसलिए वो पढ़ाई पे केंद्रित हो पाते हैं, अच्छे से फोकस कर पाते हैं अपने पढ़ाई पे। तो ये फिफ्थ ग्रेट इम्पैक्ट है इस मिड डे मील स्कीम का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ मिड डे मील स्कीम? तो आपको ये 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे और फुल मार्क्स आप ले सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देयर इज मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। हालांकि सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जो इक्वालिटी लाने के लिए करना है। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend। कह रहा है हालांकि मिड डे मील स्कीम के कारण इनरोलमेंट भी बढ़ा है बच्चों का सरकारी स्कूल में, बच्चों का अटेंडेंस भी बढ़ा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पर अमीर लोग पढ़ते हैं, अमीर लोग के बच्चे पढ़ते हैं, और जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर काफ़ी डिफरेंस आपको दोनों जगह, दोनों स्कूलों में देखने को मिलेगा। कह रहा है इवन टुडे देयर आर सेवरल ऐसे स्कूल हैं देश में जहाँ दलित चिल्ड्रेन के साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। ऐसे चिल्ड्रेन को फोर्स किया जाता है अनइक्वल सिचुएशन में रहने के लिए, उनके डिग्निटी पर वार किया जाता है। दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि वो हमारे बराबरी के नहीं हैं। हालांकि कानून कहता है कि सब इक्वल है, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अब इसके पीछे का जो गहरा रीज़न ये दिया है आपके चैप्टर में कि वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड चेंजेज वेरी स्लोली। जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा नज़रिया है, वो काफ़ी धीरे धीरे बदलता है। इवन दो द पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, दे कंटिन्यूज टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिजेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस। तो कह रहा है कि हालांकि लोग जानते हैं कि ये भेदभाव करना गैर कानूनी है, लेकिन लोग फिर भी ऐसा करते हैं। वो भेदभाव करते हैं, लोगों को अनइक्वली ट्रीट करते हैं, उनके जाति के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर, उनके अपंग होने के आधार पर, उनके आर्थिक स्थिति के आधार पर, उनके जेंडर के आधार पर, इन सब के आधार पर लोग भेदभाव करते हैं समाज में। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इन्फीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज। यह तभी हमारा जो वर्तमान नज़रिया है भेदभाव के प्रति, यह तभी चेंज हो सकता है जब हम यह मानने लगेंगे कि हर एक लोग एक समान है, कोई भेदभाव नहीं है। एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड वन in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book। कह रहा है इक्वालिटी के लिए, इक्वालिटी को स्थापित करने के लिए, मीन्स समानता लाने के लिए सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज लगातार संघर्ष करती रहती हैं और ये जारी रहेगा। एक टाइम आएगा कभी भविष्य में जब हम लोग इक्वल हो जाएंगे हर मायने में, लेकिन संघर्ष कंटिन्यू रहेगा। ये एक लंबा चलने वाला प्रक्रिया है। कह रहा है इशूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। ये तो जो कंडीशन हम लोग पढ़े हैं ये हमारे देश का कंडीशन है, लेकिन क्या दुनिया में और भी जो डेमोक्रेसी है और भी जो प्रजातांत्रिक देश है,
क्या वहाँ पर इक्वालिटी नहीं है? तो ऑब्वियस है ये जवाब गलत है, क्योंकि हर जगह आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा। The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be key issue around which communities struggle. Equality एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में संघर्ष जारी है। कोई ना कोई एक वर्ग के साथ भेदभाव हो रहा है और कोई ना कोई मजबूत वर्ग है जो भेदभाव कर रहा है और इसके लिए संघर्ष जारी है। अब यहाँ पर जो इस चैप्टर में उदाहरण दिया गया है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का दिया गया है, जहाँ अफ्रीकन अमेरिकन एक कम्युनिटी है जिनको लाया गया था। कब लाया गया था? तो उनके पूर्वजों को लाया गया था गुलाम बना करके, स्लेब बना करके। कहाँ से लाया गया था? तो अफ्रीका से लाया गया था। और वहाँ अमेरिका में वे लोग 2-3 पीढ़ी से हैं, लेकिन फिर भी आज भी उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट देयर वाज ए मूवमेंट इन द, इसके खिलाफ एक आंदोलन भी हुआ था 1950s में। क्यों हुआ था? ताकि इक्वल राइट दिया जा सके। किसको? अफ्रीकन अमेरिकन को। वैसे अमेरिकन जो अफ्रीका से लाए गए थे, अफ्रीका से जो अमेरिकन लाए गए थे, जो लोग लाए गए थे, उनको आज के डेट में अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है, क्योंकि उनका ओरिजिन क्या है? अफ्रीका है। लेकिन चूंकि वो 2-3 पीढ़ी से रह गए अमेरिका में, इसलिए उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन कहा जा रहा है। अब इसके लिए क्या हुआ? आप देखेंगे कि वहाँ भी एक जन आंदोलन होता है। वेन कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल वेन ट्रैवलिंग बाई बस दे आइदर हैड टू। अब किस प्रकार से भेदभाव है? तो एक छोटी सी घटना बताया जा रहा है कि जब आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं और आप अगर अफ्रीकन अमेरिकन हैं, आप काले लोग हैं, अफ्रीकन अमेरिकन जनरली ब्लैक होते हैं, तो अगर आप काले हैं तो आपको पीछे बैठना है। अगर पीछे भी बैठे हुए हैं, अगर वाइट पीपल आ गया तो आपको आपकी सीट छोड़ देनी है, क्योंकि वहाँ पे वाइट पीपल बैठेगा। तो यहाँ पर एक रोजा पार्क्स नाम की महिला है जिसके घटना को यहाँ पर दिया गया है आपके चैप्टर में। कह रहा है कि वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन, ये अफ्रीकन अमेरिकन वोमेन है जो क्या हो रहा है, बस से ट्रैवल कर रही है। तो कह रहा है कि वह थकी होती है क्योंकि दिन भर काम करके आती है और थकी होने के कारण वो अपने सीट पर बैठी है। और उसी समय एक वाइट मैन आता है, लेकिन वो रिफ्यूज कर जाती है अपने सीट को छोड़ने से, क्योंकि वो थका हुआ फील कर रही है। ये घटना किस दिन का है? 1 दिसंबर 1955 का है। और वह रिफ्यूज जो करती है तो इसके कारण विरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि वाइट आदमी है, उसका डिग्निटी थोड़ा ज़्यादा ही निगेटिव टाइप का है। वो बोलता है कि अरे ये काला होते हुए भी सीट नहीं छोड़ रही है, और चूंकि वो थकी हुई है और तंग भी आ चुकी है इस टाइप के भेदभाव से, इसलिए वो सीट नहीं छोड़ती है। इसके कारण क्या होता है? आप देखेंगे सिविल राइट मूवमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? सिविल राइट मूवमेंट होता है। सिविल राइट एक्ट भी होता है ऑफ 1964 में, जो एक्ट बना था, जो क्या करता है, जो रोकथाम करता है किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन के कारण होता है। रेस मतलब नस्ल के कारण, मतलब रंग के आधार पर भेदभाव जो होता है, गोरा है या काला है। रिलीजन माने धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है। और नेशनल ओरिजिन मतलब आप अफ्रीकन अमेरिकन हैं या आप कहीं और के हैं और अमेरिका में आके रह रहे हैं 2-3 पीढ़ी से, तो कोई भी नेशनल ओरिजिन के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रिलीजन के आधार पर जो भेदभाव होता है, उसको रोकने के लिए एक कानून बनाया गया जिसे सिविल राइट एक्ट 1964 कहते हैं। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल द स्कूल्स would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools। मतलब क्या रहा है कि यहाँ पर एक व्यवस्था था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनके लिए सेपरेट स्कूल कर दिया गया था, क्योंकि वो गोरे के साथ ना बैठें। तो ये भी तो एक प्रकार का भेदभाव है, क्योंकि सारे बच्चे समान हैं, लेकिन जो काले बच्चे हैं उनको कहाँ बैठना है? उनको अलग बैठना है। अब गोरे बच्चों के साथ नहीं बैठना है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। दूसरा व्यवस्था आप क्या देखेंगे, भेदभाव क्या देखेंगे, कि जो अफ्रीकन अमेरिकन जिस स्कूल में पढ़ते हैं और जहाँ पर वाइट पीपल पढ़ते हैं के बच्चे पढ़ते हैं, दोनों जगह के स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, टीचर की क्वालिटी में काफ़ी अंतर है। तो ये सारे भेदभाव जो हैं इनको झेलना पड़ता है। तो इसको भी रोकथाम के लिए सिविल राइट एक्ट जो है हम लोग देखे हैं वो प्रावधान रखता है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एटीट्यूड चेंजेस स्लोली, जो कि हम लोग शुरू में पढ़े हैं। आगे चैलेंजेज ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहा है कि डेमोक्रेसी के सामने, प्रजातंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो कह रहा है नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कह सकता है कि वो 100% डेमोक्रेटिक है, क्योंकि हर जगह आप देख सकते हैं कि स्ट्रगल जारी है इक्वलिटी को लेकर के। There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues। तो यही इक्वालिटी को लेकर के खींचातान चल रहा है। इसलिए कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने आप को 100% कह सके कि वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक है। तो ये एक चुनौती है डेमोक्रेसी के सामने। आगे आपको यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है, एक सर्व फ्रॉम आर्टिकल 15, मीन्स आर्टिकल 15 का पार्ट है, और जो बता रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन
ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, किस प्रकार से रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोकथाम करने की व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 15 है, उसमें का एक पार्ट है जिसमें पहला में क्या कह रहा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, कोई भी जो सरकारें हैं वो भेदभाव नहीं कर सकता है किसी भी सिटीजन के साथ इस आधार पर कि वो सिटीजन का धर्म कोई और है, उसका नस्ल कुछ खास है, कोई और कास्ट का है, उसका कुछ सेक्स अलग है, प्लेस ऑफ बर्थ अलग है, इन सारे आधार पर वो भेदभाव नहीं कर सकता है किसी भी नागरिक के सामने के साथ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिजेबिलिटी, इनएबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी लिंग का हो, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं रोक सकते हैं क्या चीज़ करने से, तो उसे किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने से, रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह या कोई भी पब्लिक चीज़ है उसको यूज करने से आप नहीं रोक सकते हैं कि वो किसी खास जाति का है इसलिए उसको यही चीज़ यूज नहीं करना चाहिए, उसे कहीं पार्क में नहीं जाना चाहिए, ये आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि द यूज ऑफ वेल, टैंक, बाथिंग, घाट्स, रोड वगैरह इस सब पर चलने से आप नहीं रोक सकते हैं, यह कह करके कि कोई व्यक्ति किसी खासी जाति का है, खास धर्म का है, खास जेंडर का है, ये सारे कह करके आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 1 था जो पॉलिटी का था, क्लास 7 का, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये हम लोग कर चुके हैं, तो आप इसके लिए वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल पे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।